Hi everyone, this is Ritika Goswami. Welcome back to my channel Study Commerce with Ritika. So, as we all know कि हमने अपना पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था. पार्ट वन में हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, ठीक है. और साथ ही साथ जब पार्ट वन कंप्लीट किया था तो हमने दो क्वेश्चन होमवर्क लिया था, राइट. वो भी आपको याद होगा. आपको नहीं भी याद होगा तो मुझे याद है, और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. ओके, सो ये सारी चीजें जो थी लाइक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अबाउट कोऑर्डिनेशन, लाइक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखा था हमने, मैनेजमेंट के फंक्शंस भी देखे थे, ये सारी चीजें. और एक डेफिनेशन भी देखा था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. तो किसने दिया था? मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था. आपको ये याद रखना है. ओके, सो होमवर्क क्वेश्चन हमारा 11 और 12 है, और यहीं से हमारा पार्ट टू भी स्टार्ट होता है, ठीक है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका होमवर्क था कि इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है. तो ऑप्शन वन इज डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, अचीविंग गोल्स, या फिर मेकिंग करेक्ट डिसीजंस. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब हम मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें लिखते हैं कि विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है. ये वर्ड हम लिखते हैं. ठीक है. तो होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, वो कंफ्यूज जाते हैं कि इफेक्टिवली का मतलब क्या है और इफिशिएंटली का मतलब क्या है. तो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि कोई टास्क आप काम कर रहे हो, ठीक है, डूइंग द टास्क एक करेक्टली और राइट टाइम पे, ठीक है, मतलब सही टाइम पे आप उस टास्क को कर ले रहे हो, ठीक है. और इफिशिएंटली का मतलब होता है ना कि इफिशिएंटली इज ऑलवेज रिलेटेड टू लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड होता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है, मिनिमम कॉस्ट से रिलेटेड होता है, और इफेक्टिवली लाइक डूइंग द राइट टास्क राइट टाइम पे, इससे रिलेटेड होता है, ठीक है. तो इफिशियंसी का मतलब यहाँ पे क्या है? इफिशियंसी का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, या फिर अचीविंग गोल्स, या मेकिंग करेक्ट डिसीजन. मेकिंग करेक्ट डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया. अचीविंग गोल्स, ये भी नहीं होगा. अब इन दोनों में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, बट अब मुझे पता है कि मैंने इफेक्टिवली और इफिशिएंटली का मतलब आपको बता दिया है, तो इट मीन्स अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि इफेक्टिवली का मतलब क्या है और इफिशिएंटली का मतलब क्या बोल रहा है. तो इफिशिएंटली हुआ है मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर साथ ही साथ एडिशनल मिनिमम कॉस्ट. मैंने बोला था बट मैं लिखना भूल गई थी. मिनिमम कॉस्ट, अगर इससे चीजें आएंगी रिलेटेड तो आप इफिशिएंट समझोगे. तो डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं, दैट इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या? अभी जस्ट मैंने बताया, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स फास्ट, सेविंग कॉस्ट, या फिर अवॉइडिंग वेस्टेज. अवॉइडिंग वेस्टेज तो हमारा लाइक ये इफिशिएंट में आ जाएगा कि हम मिनिमम रिसोर्सेज में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट में चीजों को कंप्लीट कर ले रहे हैं. तो अवॉइडिंग वेस्टेज तो हमारा इफिशियंसी का पार्ट हो जाएगा, इफेक्टिवनेस का नहीं होगा. सेविंग कॉस्ट भी हमारा इफिशियंसी का पार्ट होगा. डूइंग थिंग्स फास्ट ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये भी नहीं. डूइंग द राइट थिंग, ये हमारा जिसका पार्ट होगा, इफेक्टिवनेस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है. ओके, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे. तो ये तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, और साथ ही साथ हमारा पार्ट टू का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज अ व्हाट एक्टिविटी. यहाँ पे आपको फिल करना है कि मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है. मैनेजमेंट एक सोशल एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक पर्सनल एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक मैकेनिकल एक्टिविटी है, या फिर मैनेजमेंट एक टेक्निकल एक्टिविटी है. तो मैंने दो तीन डेफिनेशंस थे मैनेजमेंट की. क्या मैंने टेक्निकल वर्ड यूज किया, क्या मैंने मैकेनिकल वर्ड यूज किया, ठीक है. तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक सोशल एक्टिविटी होता है, पर्सनल एक्टिविटी भी नहीं होता है. पर्सनल कैसे हो सकता है? पर्सनल होगा तो फिर चीजें काम ही नहीं हो पाएंगी. सोशल एक्टिविटी होता है लाइक आप जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो साथ में मिलते हैं और काम को करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की गोल को अचीव करने के लिए. तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल वर्ड यूज कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, काम करते हैं, तभी तो मिलके ऑर्गेनाइजेशन होता है. और विदाउट पीपल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल.
ऑर्गेनाइजेशन में रहते कौन है, लोग ही रहते हैं, तो ये पर्सनल कैसे हो सकता है, ये सोशल होगा। उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और अपने सारे लोगों के अपने खुद के गोल्स होते हैं, और वो अपने खुद के गोल्स को फुलफिल करने के लिए पहले उनको ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करते हैं, एंड देन अगर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिस्फाइड रहता है तो उनके पर्सनल गोल भी क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट एक सोशल एक्टिविटी होता है, मैकेनिकल और टेक्निकल की तो बात ही खत्म हो गई, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बट रही बात सोशल और पर्सनल में, तो शायद आपको कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैनेजमेंट एक सोशल एक्टिविटी है, ना कि पर्सनल एक्टिविटी है। क्लियर? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज टॉकिंग अबाउट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन आ गया, द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो मैंने आपको बताए हैं कि मैनेजमेंट के लेवल्स कितने होते हैं। तो अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम मैनेजमेंट ऑफ लेवल्स की बात करें, तो हमारे पास टोटल 3 लेवल्स हैं। ठीक, टोटल हमारे पास 3 लेवल्स हैं। द फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, द सेकेंड वन इज मिडिल लेवल, एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल। अब जो ये लोअर लेवल है, समटाइम्स लोअर लेवल ना दे करके आपको ऑपरेशनल वर्ड भी यूज कर सकता है, ऑपरेशनल लेवल वर्ड भी यूज कर सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही साथ आपको ऑपरेशनल लेवल ना बोल करके, ये आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, सुपरवाइजरी भी बोल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखे रहना है कि आप लोअर लेवल को लोअर लेवल भी बोल सकते हो, आप उसको ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हो, और आप उसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हो। लाइक लेट्स से अगर क्वेश्चन आता है कि आपको ना आइडेंटिफाई करना है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें टॉप लेवल दिया हुआ है, मिडिल लेवल दिया और उसमें सुपरवाइजरी लेवल दे दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि अरे मैम ने तो सुपरवाइजरी लेवल बताया ही नहीं था। भाई सुपरवाइजरी लेवल को ही हम लोअर लेवल बोलते हैं। तो लोअर लेवल क्वेश्चन पूछता है या फिर ऑपरेशनल लेवल पूछता है या फिर सुपरवाइजरी लेवल पूछता है, दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे, सेम है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे क्या इंक्लूडेड होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारा, 1 सेकेंड, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारा सुपरवाइजर आता है, फोरमैन आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ आता है, या फिर आपका एम्प्लॉयज आता है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि टॉप लेवल में क्या होता है। तो टॉप लेवल में जितने भी आपके सीईओ वगैरह होते हैं, एमडी वगैरह होते हैं, ये सारे लोग आते हैं। प्रेसिडेंट भी इसी में आता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज में प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे टॉप लेवल के पार्ट होते हैं। मिडिल लेवल में क्या होता है, तो मिडिल लेवल में जितने भी वी कैन से प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, जितने भी मैनेजर वाले होते हैं ना, ये सारे मिडिल लेवल के होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर ले लो आप, फिर आप सेल्स मैनेजर ले लो, मार्केटिंग मैनेजर ले लो, ये सारे के सारे मिडिल लेवल में आते हैं। ऑपरेशनल लेवल में आपके फोरमैन आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका सुपरवाइजर आ जाते हैं। ये सारे लोग किसमें आ जाते हैं, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल में आ जाते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहे तो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर तो नहीं होगा, सुपरवाइजर तो हमारा मिडिल लेवल में आता है, सॉरी मिडिल कह रही हूँ, लोअर लेवल में आता है। फोरमैन भी हमारा लोअर लेवल में आता है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ये हमारा किस में आता है, टॉप लेवल में आता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सेकंड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कैसे एक्ट करता है, एज अ पॉलिसी मेकर एक्ट करता है, या फिर एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट की तरह एक्ट करता है, नॉन सुपरवाइजरी स्टाफ की तरह एक्ट करता है, या फिर ये शेयर होल्डर्स की तरह एक्ट करता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कैसे एक्ट करता है, तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ना, तो मैंने कैसे बताया आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहीं पे पहला क्या होता है, टॉप लेवल, ठीक है, सेकंड वन इज मिडिल एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल। आपको क्या पूछ रहा है कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे एक्ट करता है। तो जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, ये बीच में रहता है, तो ये एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल, सॉरी टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट। टॉप लेवल को कुछ अगर नीचे की तरफ
शिफ्ट करना हो या कुछ बताना हो तो फिर मिडिल लेवल को बोलते हैं। लोअर लेवल को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ शिकायतें होती हैं तो फिर वो मिडिल लेवल को बताते हैं, और जो मिडिल लेवल वाले होते हैं वो फिर टॉप लेवल को बताते हैं। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो एज अ लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, टॉप लेवल के बीच में और लोअर लेवल के बीच में, या वी कैन से सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल। ठीक है, ओके। सो आपका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 इज आस्किंग अबाउट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या वो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए? क्या वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म के प्लानिंग के लिए? या फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है वर्कर्स को डायरेक्ट करने के लिए? या फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? तो जो आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, ये पॉलिसीज तो फ्रेम नहीं कर सकता। होता है ना कि जो लोअर लेवल वाले उनको हम राइट ही इतना नहीं देते हैं, तो पॉलिसीज तो फ्रेम कर नहीं सकते। प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, ओहो, नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग तो हमारा टॉप लेवल जो सीईओ है, जो एमडी है, उन्हीं के पास राइट होता है, वही लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं है, ये भी राइट नहीं होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। क्या वो वर्कर्स को डायरेक्ट करते हैं? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, और जो हमारे फोरमैन बोल लो आप, या फिर आप सुपरवाइजर बोल लो, उन लोगों का काम ही क्या होता है कि वर्कर्स को डायरेक्ट करना। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करना, उनको सही दिशा दिखाना, फिर चेक करना कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके लाइक फटिगनेस को स्टडी करना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग वर्कर्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करना क्या फिर ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इम्पॉसिबल, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 16 17 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। अभी तो जस्ट मैम ने बताया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, कितने होते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टोटल हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। द फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, the second one is middle level, and the third one is lower level. What is the alternative name of, yeah, substitute name of lower level? Operational we can say, or we can say supervisory level, right? So कौन सा इसमें से हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं? आपको ध्यान देना है, नॉट व्हाट, जो आपको पता है सिर्फ आप ये गलती नहीं कर सकते हो, जो हम लोग भी है, मेरे से भी कभी गलती हो जाता है, और फिर हमारे एज ग्रुप के भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, लाइक कभी कभी दिमाग हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो हम नॉट भूल जाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एंड देन फिर उसके चक्कर में हम गलत आंसर को टिक कर देते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही काम अपने माइंड को रखना है। क्या होने वाला है वी डोंट नो, क्योंकि सब ऊपर से लिखा हुआ है। सिर्फ आपको जाना है, बैठना है, बट हाँ, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन करके आई है, एंड देन आप अच्छा करोगे। अब एग्जाम में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ टाइम देखना है अपना कि मेरे पास इतने टाइम है, और इतने टाइम में आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 इज लाइक नॉट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल बताइए, क्या वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है? ऑफ कोर्स मैम, तो ये तो पार्ट है। मिडिल लेवल पार्ट है? यस मैम, ये भी पार्ट है। ऑपरेशनल लेवल है? यस मैम, ये भी पार्ट है। फंक्शनल लेवल, क्या मैंने एक भी बार फंक्शनल लेवल का नाम आपको बताया? आइए बताइए, इसमें बोला, ऊपर वाली में बोला मैंने आपको फंक्शनल लेवल? नहीं, मैम ने फंक्शनल लेवल नहीं बताया, तो ऑफकोर्स फंक्शनल लेवल नहीं होने वाला है। तो फंक्शनल लेवल इज नॉट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारे से क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो टोटल देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, द सेकंड वन इज मिडिल लेवल, एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल, वी कैन से ऑपरेशनल और वी कैन से सुपरवाइजरी आल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? द टर्म मैनेजमेंट एज अ साइंस इंप्लाइज व्हाट? जो ये टर्म मैनेजमेंट है, तो एज अ साइंस ये क्या इंप्लाई करता है? एग्जैक्ट प्रेडिक्टिबिलिटी, या फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, पर्सनल जजमेंट, या फिर नन ऑफ दिस? तो अगर आप मैनेजमेंट को एज अ साइंस पढ़ रहे हो तो ये क्या इन्फर करता है, क्या इंप्लाई करता है? इसका मतलब होता है एग्जैक्ट प्रेडिक्टिबिलिटी? नहीं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स? यस। पर्सनल जजमेंट? नहीं। नन ऑफ दीज नहीं।
व्हाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर? क्योंकि मैनेजमेंट एज अ साइंस अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं इसमें सारे साइंस के फीचर्स होते हैं। तो अगर मैं आपको ना साइंस का फीचर्स बताऊं तो इसमें होता है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसमें होता है आपका सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, दूसरा ये बेस्ड होता है आपकी प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है, और इसमें ना आप यूनिवर्सल वैलिडिटी भी बोल सकते हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी होती है। यूनिवर्सल सेकेंड, यूनिवर्सल वैलिडिटी, या फिर आप इसकी जगह पे एप्लीकेबिलिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो जो टर्म मैनेजमेंट है एज अ साइंस, ये इंप्लाई करता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को, ना कि एग्जैक्ट प्रेडिक्टेबिलिटी को। यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि इट इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल या इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस आप देखोगे तो मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल सेम एट ऑल लेवल। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर। बट अगर आप साइंस में देखोगे तो साइंस के पास यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, बट एग्जैक्टली आप मैनेजमेंट एज अ साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि साइंस में चीजें बेस्ड होती है जनरल ट्रूथ पे, बट मैनेजमेंट में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, तो इसीलिए एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है। आप मैनेजमेंट को एज एकदम एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हो। वाई management is not considered as an exact science? Because it is not truly based on like प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जर्वेशन, और इसके पास यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। दैट्स द मेन रीजन कि हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। आपको मैनेजमेंट एज ए साइंस तो पूछ दिए, अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब बताइए कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब क्या होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ आप साइंस के बारे में जान लोगे, आपको आर्ट के बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना, एंड देन आपको प्रोफेशन के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली, क्रिएटिव एंड पर्सनल स्किल इन अप्लाइंग नॉलेज, मैकेनिकल एप्लीकेशन, या फिर टेक्निकल प्रोसेस। तो अगर मैं आपको ना मैनेजमेंट एज एन आर्ट के कुछ फीचर्स बताऊं तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट के मैं अगर कुछ फीचर्स बताऊं तो आप होता है ये ना, इसमें क्या होता है कि क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी होती है, ये एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन वी कैन से, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें और ये एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट का मतलब ही क्या होता है? कला, मतलब कि कुछ कोई चीज आपके पास बहुत स्किलफुल हो आप। ठीक है, तो क्रिएटिविटी होती है, आप अपना खुद का पर्सनलाइज एप्लीकेशन यूज करते हो, थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है। बट यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपको लग रहा है कि अरे मैम ने तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज बोल दिया, बट आपको ध्यान देना है यूज ऑफ, मैंने क्या बोला? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैंने नहीं बोला ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा भी बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन भी होता है, क्रिएटिविटी भी होती है। ठीक है, इसमें बोलता है कि यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है? तो इसीलिए हमारा गलत हो जाएगा। मैकेनिकल एप्लीकेशन, क्या मैंने अभी जस्ट आपको बताया मैकेनिकल एप्लीकेशन? नहीं बताया भाई, तो ये नहीं होगा। टेक्निकल प्रोसेस होता है? नहीं, टेक्निकल प्रोसेस ये भी नहीं होता है। क्रिएटिव एंड पर्सनल स्किल इन अप्लाइंग नॉलेज, आप देखो ऊपर मैंने बताया आपको, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 इज आस्किंग अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड। मैंने बोला था ना, साइंस पूछ दिया, आर्ट पूछ दिया, प्रोफेशन भी पूछना ही पूछना है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड। जो मैनेजमेंट है एज अ प्रोफेशन वो फुल्ली डेवलप्ड क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज देर इज नो एंट्री रिस्ट्रिक्शन, इट हैज कोड ऑफ कंडक्ट, इट रिक्वायर्स नॉलेज, या इट हैज एसोसिएशन। क्यों मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड?
भाई अगर मैं प्रोफेशन, मैंने आर्ट्स के फीचर्स बताया आपको, मैंने साइंस के फीचर्स बताया, अब आप प्रोफेशन के भी फीचर्स सुन लो। अगर आप प्रोफेशन के फीचर्स देखोगे ना, तो इसमें क्या होता है कि ना, आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना रहता है। ठीक है, ये सर्विस मोटिव होता है। इसमें आपका एसोसिएशन होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, और साथ ही साथ इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। ये सारे फीचर्स होने चाहिए। तो इट हैज कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये तो सही है। इट रिक्वायर्स नॉलेज, हाँ इसमें नॉलेज भी होना चाहिए। और इट हैज एसोसिएशन, देयर इज नो एंट्री रिस्ट्रिक्शन, ऐसा तो नहीं है, इसमें तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। और ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि देयर इज नो एंट्री रिस्ट्रिक्शन। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड बिकॉज देयर इज नो एंट्री रिस्ट्रिक्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा पार्ट टू फिनिश, कंप्लीट। ठीक है, अब आएंगे हम पार्ट थ्री पे, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा नेक्स्ट होगा पार्ट, वो हमारा पार्ट थ्री होने वाला है। ओके, सो नाउ इट्स टर्न ऑफ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नहीं भूलना है, सब कुछ भूल जाएंगे, होमवर्क क्वेश्चन नहीं भूलना है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क ले लेते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। 22, क्वेश्चन नंबर 21 पूछता है आपसे कि द फंक्शन दैट एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप अमंग रिसोर्सेज, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है रिसोर्सेज के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो अथॉरिटी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिश करता है। क्या वो ऑर्गेनाइजिंग है, क्या वो प्लानिंग है, क्या वो स्टाफिंग है, क्या वो डायरेक्टिंग, ये आपको बताना है, मैम नहीं बताने वाली इसको। क्वेश्चन नंबर 22 भी मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे बोलता है कि स्टाफिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, स्टाफिंग में क्या चीजें आप देखते हो। क्या स्टाफिंग में प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग से रिलेटेड बातें होती हैं, या फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें होती हैं, या फिर कंट्रोलिंग एम्प्लॉय से रिलेटेड बातें होती हैं, या फिर सुपरवाइजिंग वर्कर्स। अब आप कैसे जानोगे कि कौन सा आंसर सही है, आपको स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। So that's all for today. Thank you so much. Bye bye.